जवरी बजे हातिमा पोछिया माथामा बिंदुली सजेली बांग मेरी मिजाजा ओ माथामा बिंदुली सजेली बांग मेरी मिजाजा आज गल बैठ जा बांग हो मन कभी तुम्हें मैं खोल दूं। नमस्कार, आप सभी को सौरभ मैठाणी का प्रणाम। मैं सौरभ मैठाणी वर्तमान में लोक गायन के क्षेत्र में प्रयास करने वाला एक लोक गायक हूँ और आप सभी को बताना चाहूँगा कि मेरा मूल स्थान, मेरा गांव रुद्रप्रयाग जिला के एक ग्राम सभा पड़ती है क्विला खाल बरदार पट्टी में। हमारे दो गांव हैं, एक क्विला खाल और एक सेम बरदार। तो मैं वैसे मूल निवासी रुद्रप्रयाग का हूँ और वर्तमान में देहरादून में संगीत की शिक्षा ले रहा हूँ, संगीत के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, संगीत की शिक्षा भी युवाओं को दे रहा हूँ और निरंतर एक प्रयास है कि भविष्य में संगीत में कुछ अच्छी उपलब्धि पाऊँ और अपना जो हमारी संस्कृति है, गढ़वाली, कुमाऊनी, जो हमारा जौनसार, हमारे पूरे उत्तराखंड की संस्कृति है, परंपरा है, एक संस्कार है, उसको एक ऐसे स्तर तक के ले जाऊं कि पूरे देश विदेश हमारे संस्कृति को, यदि मेरे कारण 1% युवाओं को और उत्तराखंड के समाज को मैं जागरूक करूं अपनी संस्कृति के प्रति, तो मैं अपना ये एक बहुत बड़ा कार्य इसको मानूंगा। तो इसी पथ पर मैं निरंतर कार्य कर रहा हूं और अग्रिम पंक्तियों में धीरे धीरे बढ़ते जा रहा हूं। तुई बातों अब रोण तक घर यख चिबोण वक, तुई बातों अब रोण तक धागुवेगी जिंदगी, धागुवेगी जिंदगी पर को जानी शूण कक घर यख चिबोण वक, तुई बातों अब रोण कक। जो मेरा प्रारंभिक जीवन रहा वो रुद्रप्रयाग के ही जिले में क्विला खाल ग्राम सभा में रहा और 8 वर्ष मैंने अपने जन्मभूमि में बिताए हैं। 1995 मेरा जन्म हुआ था, 1 जुलाई 1995, और 95 से 2003 तक के मैं गांव में रहा। तो गांव से ही बोलचाल सीखा, गांव की संस्कृति। आज देहरादून में हूँ 20 वर्षों से, पर मतलब वही खट्टी मीठी यादें हैं पहाड़ की, उन्हीं को याद करते करते इस कार्य क्षेत्र में बढ़ रहा हूँ आगे और उन्हीं चीज़ों को, जो पुरानी चीज़ें थी, जो जितनी देखी थी, और निरंतर मैं हर वर्ष या हर 6 माह में अपने गांव जाता रहता हूँ, चाहे कोई पर्व हो या कोई देवी कार्य हो। और वैसे भी हमारा कार्य इस प्रकार का है कि हमेशा हम पहाड़ों की ओर ही रहते हैं। आज प्रोग्राम चमोली है, कल प्रोग्राम पिथौरागढ़ है, तो पूरा पहाड़ को जानने का एक अवसर भी हमें इस कार्य के पीछे मिलता है कि आज कार्यक्रम चकराता है तो हमें जौनसार की संस्कृति को पहचानने को मिलता है। कुमाऊं में कार्यक्रम है तो हमें जोड़ा, चांचरी, न्योली, छपेली, बहुत चीज़ सीखने को मिलती हैं। तो प्रारंभिक जीवन मेरा पहाड़ में रहा। जो 4वीं क्लास तक के मैंने पढ़ाई करी वो क्विला खाल बरदार पट्टी में क्विला खाल ग्राम सभा में शिशु मंदिर में मैंने पढ़ाई वहाँ करी। और हमारी एक टीचर थे, बहुत गुणी थे वो, और मुझे अभी 5 साल पहले वो मिले भी रुद्रप्रयाग में, रोशन लाल जी। मतलब बहुत ही ज्ञानी टीचर थे और उन्होंने पूरे बरदार पट्टी में हमारे 6 विद्यालयों में पढ़ाया है लोगों को। और एक द्विवेदी गुरु जी थे, उन्होंने भी मुझे पढ़ाया है। हमारे उमा भट्ट जी दीदी थी, तो उनसे मैंने प्रारंभिक शिक्षा ली। और धीरे धीरे गाने का शौक पहले से था, क्योंकि मम्मी भी अच्छा गाती थी, कीर्तन भजन में गांव में जब होते थे, गांव में कोई पर्व होता था। तो सबसे पहले मैंने जो जीवन का संगीत में एक कार्यक्रम किया था, कार्यक्रम तो क्या बोलूँ मैं उसे, पर एक प्रस्तुति दी थी, वो मैंने 4 साल का मैं तब था। तो राजकीय इंटर कॉलेज में एक सालाना जलसा होया करता था। हम शिशु मंदिर में पढ़ते थे और इंटर कॉलेज में बरदार पट्टी में बहुत बड़ा इंटर कॉलेज था, अभी भी है, भले आजकल पलायन हो गया है तो लोग ज़्यादा, कोई देहरादून बस गया, कोई दिल्ली बस गया, कोई बम्बई बस गया, पर उस टाइम बहुत तादाद बच्चों की हुआ करती थी
मतलब 12th में 60 बच्चे हैं, पूरे भरदार में 12 ग्राम सभाएं आती हैं, तो सारे बच्चे हमारे भरदार पट्टी में हुआ करता था। बोर्ड भी बच्चों का उसी पर पड़ता था। तो मेरे को शिशु मंदिर से वहाँ सालाना जलसा में गाने का एक अवसर प्रदान हुआ, क्योंकि गांव में सब कहते थे ये बच्चा अच्छा गाता है, अच्छा गाता है। तो उस टाइम मैंने सबसे पहले जो जीवन का मेरा इनाम था वो 41 रुपये इनाम, और 2 बड़े बड़े डोंगे होते हैं, वो आज भी हैं मेरे पास, उनमें नाम लिखा जाता था गाँव में। तो सबसे पहले प्रस्तुति मेरी वो थी। और हमारे द्विवेदी गुरुजी थे, उमा भट्ट दीदी थी, ब्रिजमोहन चाचा जी हमारे, ब्रिजमोहन मैठाणी जी, वो मेरे टीचर थे। उन्होंने बड़ा प्रोत्साहन किया मुझे, उस टाइम गोद में उठाया गांव में। और धीरे धीरे फिर मेरे को कभी कभी ऐसा भी होता था कि पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि होमवर्क करके नहीं आया हूँगा, तो टीचर कहता था कि या तो मार खाना है या तो 4 गाने सुना दो, या तो मार खानी है या तो 2 गाने सुना दो। तो इस प्रकार से प्रारंभिक जीवन रुद्रप्रयाग जी में। फिर 2009 में मेरा एडमिशन SGRR में हुआ, प्राइवेट। तो 2009 में सबसे पहले अब जब 2009 में स्कूल गया तो गुरु राम राय की पढ़ाई थोड़ी सी मुझे हाईएस्ट लगने लगी, क्योंकि गांव में भी इतना इंग्लिश ज़्यादा देखी नहीं थी, या अन्य स्कूलों में भी इतना ध्यान इंग्लिश पे ज़्यादा मैं पक्का नहीं था। तो SGRR में उस टाइम चलन था कि जो इंग्लिश नहीं बोलेगा उसे 5 रुपये फाइन पड़ेगा, जो हिंदी में बात करेगा उसे 10 रुपये फाइन पड़ेगा। तो फिर 9th क्लास में, मतलब मैं बहुत वीक था पढ़ाई में, तो 9th में मैं पढ़ाई की कि हमारे एक विनोद बिष्ट जी हैं देहरादून में, हमारे बड़े भैया लगते हैं, उन्होंने मुझे 9th से ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। अब मेरा ट्यूशन कैसा होता था कि मैं सुबह 4 बजे का ट्यूशन चले गया हूँ, जिस दिन छुट्टी है भैया के यहाँ, तो खाना भी वहीं खाना है, दिन का खाना भी वहीं खाना है, शाम का खाना भी वहीं खाना है। तो मैं रात को 9 बजे ही घर आता था, क्योंकि मतलब पढ़ाई पे बहुत जोर देना लग गया था, वरना मैं पास होने वालों में से नहीं था। तो धीरे धीरे उन्होंने पढ़ाई कराई 9th में। अब 10th में बोर्ड था, एक बार आ गई मॉनिटर क्लास में कि विच स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन म्यूज़िक कंपटीशन। अब मुझे इंग्लिश में समझ तो आया नहीं आया कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, पर मैंने सुना म्यूज़िक की कुछ बात हो रही है, मैंने भी हाथ उठा दी। मैंने कहा चलो देख लेते हैं क्या है म्यूज़िक। मैंने कहा 1-2 पीरियड टपने का ही मौका मिल जाए, मतलब ये पता नहीं था कि ये बोलना क्या चाह रही है, कि कंपटीशन है क्या। ठीक, मैं भी चले गया। तो 2010 की बात है। 2010 में एक कंपटीशन था जो सालाना जलसा, उसमें गाना था। उस टाइम प्रिपेयर कर रहे थे चम चम की घाम डांडियों, आदरणीय नवीन सिंह जी। अब बहुत सारे 60 बच्चे आ गए, 60 बच्चे आ गए, 9 से लेकर 12 तक के बच्चे इंटर कंपटीशन में, म्यूज़िक कंपटीशन में। अब म्यूज़िक टीचर ने सुना सबसे गाना, तो मैं तो वैसे ही गांव की लटक थी, और लचक वही थी पहाड़ी वाली, ठेठ पहाड़ी। अब ये क्या हुआ कि उन 60 बच्चों में से 60 बच्चों को गीत सुनाया गया, और सबसे अच्छा मैंने गीत को गा दिया। तो टीचर बहुत प्रभावित हुई मुझसे। उन्होंने कहा बेटा आप बहुत अच्छा गा रहे हो, और आपने क्या करना है कि कल 16 बच्चे आपने सेलेक्ट करने इन 60 बच्चों में से। तो मैं हेड बन गया एक तरफ से। उन बच्चों का थोड़ा सा होता ही है कि अरे मुझे जब होता है ना कि एक वो मिल गया, थोड़ा सा महत्व दे दिया किसी ने, तो थोड़ा सा दादा भी टाइप बन गए। मैंने कहा ठीक है मैम। तो दूसरे दिन भी मैं भी 3 पेनों से सजा के ले गया गीत को, स्थाई चम चम की घाम, बीच में म्यूज़िक है तो पहाड़ बना दिए लाल पेन से और काले पेन से, पूरा गाना लिख के ले गया और धुन सहित उसको याद करके चले गया। तो दूसरे दिन मतलब मैं बॉस के तरफ बैठ गया एक कुर्सी में, और मैंने कहा बच्चा हाँ सुनाओ जी। तो पंजाबी बच्चे भी गाने आए, मुस्लिम बच्चे भी गाने आए, जितने भी बच्चे थे, हर राज्य के बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। किसी कोई कोलकाता का था, तो मैंने सबसे गाना सुना। उसमें से मैंने 16 जो अच्छे अच्छे बच्चे थे उनको सेलेक्ट किया। अब उनको जब कराया तैयारी कराई, मतलब मैं ही बॉस बना रखा था। तो जब 16 स्कूलों का कंपटीशन हुआ, पूरे जो SGRR थे और बोर्डिंग स्कूल थे उनका कंपटीशन जब हुआ, तो सबसे अव्वल हमारा स्कूल आ गया उन 16 स्कूल के कंपटीशन में।
सबसे अव्वल हमारा स्कूल आया। और मुझे मैम ने कहा कि बेटा आप 2 गाने वैसे भी गाओगे, सिंगल भी आपको गाना है, सिंगल परफॉर्मेंस भी देना है। तो उस टाइम गीत चल रहा था लबरा छोरी मंगलेश डंगवाल जी का गीत बड़ा प्रचलित था, लबरा छोरी। और एक गजेंद्र राणा जी का है गीत था कुहोली भग्यानी बांध कह गाँव की, बांध भानुमती कैसेट आई थी। तो मैं कैसेट का बड़ा शौक था, जब भी कोई नई कैसेट आए तो मैं कैसेट ले आता था। उस टाइम सीडी का दौर आ गया था। अब जब मैंने लबरा छोरी गाया स्कूल में तो बड़ा फेमस हो गया मैं स्कूल में। मतलब पहले तो मुझे कोई पूछता नहीं था, क्योंकि मैं सबसे पीछे बैठता था बेंच में, क्योंकि पढ़ाई में थे ही नहीं। पढ़ाई जब होती थी तो टीचर आते थे, टीचर इंग्लिश में कहती थी ओपन यूर ये बुक, तो मेरे को समझ भी नहीं आता था क्या कहा ओपन। तो मैं देखता था अच्छा इसने हरे गत्ते वाली किताब खोली, मैं भी हरे गत्ते। कभी 2 किताब एक जैसी हुई तो गलत भी हो जाता था। तो एक हमारे टीचर थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, महेश सर, उन्होंने बहुत मारा, मुझे बहुत मारा गणित में, क्योंकि मैं करके जाता ही नहीं था। तो पहले 2 रैपट भी मारते थे, फिर कहते थे हाँ चल सुरमा सरेला सुना दे आप और फिर ऐसे करके तो मैं स्कूल में फेमस हो गया फिर लबरा छोरी के नाम से। तो जब भी वो 4 मंजिला था SGRR, मैं कहीं जैसे इंटरवल होता था तो मैं किसी भी बिल्डिंग में जा रहा तो ऐसा नहीं करता कोई, और सौरभ भाई क्या हाल है, हाँ लबरा छोरी ठीक है, वो फेमस हो गया मतलब स्कूल में। तो जब वो कंपटीशन हुआ था तो वहाँ मुझे एक गुरुजी मिले, आज इस दुनिया में नहीं है, आदरणीय स्वर्गीय हरिप्रसाद कुकसाल जी। बहुत पुराने रंगकर्मी थे और उनकी संस्था उत्तराखंड में बहुत पुरानी, मतलब मैं कहूँगा कि जो शुरू की 10 संस्थाएं हुई होंगी रजिस्टर्ड सांस्कृतिक संस्थाएं, तो उनमें से उनकी संस्था थी उत्तरांचल फिल्म विकास समिति। हरिप्रसाद कुकसाल जी थे, अपनी वो दुनिया में थे। तो वो मुझे अलग से मिले कंपटीशन के बाद। उन्होंने कहा बेटा आप बहुत अच्छा गाते हो और हमारी ऐसी संस्था है, हम नाटक भी करते हैं, हमारे प्रोग्राम होते हैं और आप हमारे पास आना। मांजरा में वो सिखाया करते थे, मतलब अपनी वो करते थे, प्रैक्टिस करते थे, आप उधर आइएगा और हम आपको सिखाएंगे, आप तो बहुत अच्छे गायक बनोगे। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद मैं घर आया, मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी मेरे को एक दिन वहाँ लेके गई उनके ऑफिस में। अब उनके ऑफिस में मैं गया, 2010 की बात है, मांजरा में वो सिखाया करते थे। तो वहाँ ये बहुत बच्चे आते थे, मतलब जो आज स्टार हैं उत्तराखंड में, और जो हमारे सब बड़े भैया लोग और दीदी लोग हैं, वो वहाँ आते थे प्रैक्टिस करने के लिए। चाहे बड़े बड़े गायक भी मैं आपको बताऊंगा, वहाँ प्रैक्टिस करने आते थे। और उस टाइम करते थे रण सिंह बाजो तुतरी बाजी, ये गीत हो गए, आपका बाजी रे मुरली झमाझम, और कई नीलिमा, ऐसे गीत वो प्रैक्टिस किया करते थे। मुझे अच्छा तो लगा, मैंने कहा ये बढ़िया है, पर फिर घर वालों ने मना कर दिया क्योंकि 10th का बोर्ड था। फिर मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया। फिर 12th क्लास में वो ब्राह्मण वाला में ही एक कुआं है, वहाँ पर एक बड़ा भवन है, सामूहिक भवन है, वहाँ प्रैक्टिस कराने लगे। फिर मैंने देखा, मैंने कहा तो वही सर हैं जो वहाँ प्रैक्टिस करते थे। फिर 12th में भी मैं धीरे धीरे उनके पास जाने लगा। फिर बोर्ड आ गए, फिर मैं बीच में छूट गया ये चीज़। मतलब वहाँ मतलब कोई ऐसा मेरा जाने का मोटिव ये नहीं था कि मैंने कुछ सिंगर बनना है या मेरी, क्योंकि पढ़ाई भी अच्छी थी, 82% थी मेरी 10th में भी, तो मतलब संगीत के तरफ कोई रुचि था ही नहीं। मैंने 10th हुआ तो उसके बाद मैंने पॉलिटेक्निक का निकाल दिया था, गवर्नमेंट कॉलेज, पर कुछ इस प्रकार की परिस्थिति रही कि मैं पॉलिटेक्निक नहीं कर पाया। फिर मैंने कॉमर्स में एडमिशन लिया। अब 12th में जब उनसे जुड़ा तो धीरे धीरे, जब शुरू के 6 महीने थे, जब बोर्ड नहीं था, उनके साथ में नाटक में जाया करता था। नुक्कड़ नाटक होते थे आपके कुष्ठ रोग पे, आपका स्वास्थ्य विभाग की ओर से भ्रूण हत्या पर, सर्व शिक्षा अभियान पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस प्रकार के नाटक होते थे। और मैं नाटक में जाया करता था, हरिद्वार, आपका लक्सर, ऐसे स्लम एरिया में वो नाटक होते थे। तो मेरे को पेमेंट मिलती थी एक दिन की 50 रुपये। मैंने कहा अरे तो बहुत अच्छा काम है, घूमना तो घूमना है, खाना भी ये खिला रहे
गाड़ी में घूमना है, इधर देखो उधर देखो, और एक नाटक करना है स्कूल में जाके, 2 नाटक करना है, 50 रुपये। तो मैंने कहा बड़ा मज़ेदार है। 10 दिन काम करा तो 500 रुपये आ गए। धीरे धीरे मेरी रुचि बढ़ी। फिर उसके बाद 12th आ गया तो मैंने फिर वो वहीं पे रोक दिया उसे। फिर ऐसी फिर मैंने 2012 में भातखंडे में एडमिशन लिया। मैंने एक बार अखबार में देखा कि एक ऐड आ रखा था कि भातखंडे में जो भी संगीत सीखने वाले बच्चे हैं वो अपना प्रवेश ले सकते हैं। उस टाइम भातखंडे में ऑडिशन होते थे पहले, और तब जाके गवर्नमेंट सीट में बच्चे का सिलेक्शन होता था जो सीखना चाहता है। कम से कम 120 बच्चों ने हमने ऑडिशन दिया था 2012 में भातखंडे में, और उसमें से 8 या 10 बच्चे हम सेलेक्ट हुए थे। उसके बाद मैंने भातखंडे में क्लासिकल म्यूज़िक की शिक्षा लेना शुरू कर दिया। 2013 में मैंने गिरीश पहाड़ी जी के माध्यम से मुझे पता चला, और अन्य लोग भी जो भातखंडे में थे उनके द्वारा पता चला कि कुछ आकाशवाणी नजीवा केंद्र जो हम सुनते हैं 100.5 नजीवाबाद में होया करता था, अब देहरादून में है, नजीवाबाद में भी है। तो वहाँ मैंने ऑडिशन देने गया मैं लोक गायन का। बहुत प्रचार और प्रसार का सबसे बड़ा केंद्र आकाशवाणी है, और जब इस प्रकार के साधन नहीं थे, टीवी नहीं था, तो उस टाइम आकाशवाणी चलता था, तो बड़ा टफ कंपटीशन वहाँ होता था। 2013 में मेरा आकाशवाणी में मैंने ऑडिशन दिया। बहुत अच्छे कलाकार गए थे वहाँ ऑडिशन देने के लिए। और 2013 में मैं उस टाइम मुझे ज़्यादा पता भी नहीं था लोक गायन के बारे में कि क्या होता है क्या, पर जितना मम्मी ने सिखाया था और मैंने बाहर सीखा था, थड़िया, चौपुला, बाजूबंद, ये चीज़ें मैं 3-4 चीज़ें प्रिपेयर करके चले गया। बस थोड़ा सा वो लचक जो थी पहाड़ी ठेठ गाने का स्टाइल, उससे मेरा सिलेक्शन 2013 में नजीबाबाद केंद्र में हुआ आकाशवाणी। तो आकाशवाणी में मुझे जब रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया जाता था 4 महीने में, 6 महीने में, तो मुझे पेमेंट मिलती थी 2545 रुपये। बी ग्रेड में मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे 2545 मिलते थे 20 मिनट के गाने। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा काम है, मतलब वो पैसे के वजह से मेरी वहाँ रुचि बढ़नी शुरू हो गई। अब गाना तो अच्छा लगता ही था, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि गाना गा रहा हूँ और उसके बदले में मुझे 2500 रुपये मिल रहे हैं 20 मिनट के। फिर 2015 में मैंने संस्कृति विभाग, जो उत्तराखंड सरकार राज्य सरकार का है संस्कृति विभाग, वहाँ ऑडिशन दिया। और वहाँ ऑडिशन दिया तो भगवान दिया से मैं सबसे छोटी उम्र का था कि मेरा ए ग्रेड में वहाँ सिलेक्शन हुआ। बीना भट्ट जी उस टाइम निर्देशक थी और आदरणीय बलराज नेगी जी उस टाइम रंगमंडल संयोजक थे। तो जब मैंने वहाँ ऑडिशन दिया तो मुझे वहाँ से भी बहुत लोगों ने प्रोत्साहन किया। बलराज नेगी जी ने मुझे बहुत हेल्प की, हमारी बीना भट्ट जी मैम जो निदेशक हैं उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। मतलब 2015 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, 2017 तक के मैंने कोई कार्यक्रम नहीं किया। धीरे धीरे मैं भातखंडे में जब ऊपर सीखता था तो मैं हारमोनियम भी बजाता था भातखंडे के प्रोग्राम में, जो गांधी जयंती पे या सचिवालय में या विधानसभा में जो कार्यक्रम होते थे डिवोशनल कार्यक्रम, तो उसमें मैं हारमोनियम भी बजाता था, गायन भी करता था। तो मैम और सर लोग मुझे बहुत प्रोत्साहन करते थे। पर यदि किसी को सरकारी कार्यक्रम देना है, एकल गायक मेरा हुआ था, उसको मुझे प्रूव करने की ज़रूरत थी। तब तक के मैं संस्थाओं के साथ ही कार्यक्रम करता था। संस्था के साथ ग्रुप में गाया, या किशन महिपाल जी के साथ मैं कार्यक्रम करता था। आदरणीय नेगी जी के साथ मैंने पहले सहगायन में कार्यक्रम किए। आज मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि आदरणीय नेगी जी का भी कोई कार्यक्रम में किसी और सिंगर की डिमांड होती है तो मुझे बुलाते हैं, तो मैं सहगायन में उनके साथ गायन करता था। दो 2017 में मैंने पहली बार अपना एकल कार्यक्रम किया, मतलब कोई गवर्नमेंट कार्यक्रम बीना भट्ट जी द्वारा मुझे दिया गया था रायपुर में। वो कोई स्थापना दिवस थी एक कार्यक्रम में, तो वहाँ मैं मैम को बहुत पसंद वो कार्यक्रम आया। और माननीय मुख्यमंत्री जी थे, हरीश रावत जी भी थे और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उस कार्यक्रम में थे। सभी को बड़ा पसंद वो कार्यक्रम आया और उन्होंने मुझे जब लेटर भी दिया, जो
लेटर देते हैं, हम लगाते हैं उसमें प्रमाण पत्र, उसमें भी बड़ा प्रोत्साहित मुझे किया गया। धीरे धीरे कार्यक्रम करते गया 2017 में फिर बाहर जाने का मौका भी मिला। दुबई भी मैंने कार्यक्रम, हमारे मातवर सिंह नेगी जी हैं वहाँ, शशि नोडियाल जी और गीता चंदोला जी, इनके माध्यम से मुझे दुबई में भी बुलाया गया। और होटलियर मिलन समारोह एक कार्यक्रम होता है, जितने भी हमारे भाई बंधु लोग हैं दुबई में, मस्कट, ओमान, इन सब का एक कार्यक्रम होता है होटलियर मिलन समारोह, हर साल होता है। इस साल भी मुझे जाना था, पर थोड़ा ये कोरोना की स्थिति इस प्रकार, तो उनके द्वारा कार्यक्रम कराया गया। वहाँ भी बड़ा अच्छा एक सम्मान मिला, एक अवसर मिला दूसरे देश को भी जानने का, कितना प्रगति यूएई ने की है। धीरे धीरे ऐसे आगे करता रहा कार्यक्रम और निरंतर इस क्षेत्र में कार्यक्रम। अभी तक के लगभग एक अनुमानित मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2015 से, यदि मैं बताऊँ 2015 से निरंतर कार्यक्रम कर रहा हूँ, अपने एकल कार्यक्रम भी और सह गायन के भी। तो मैंने कम से कम अभी तक के 1000 से लेके 1500 के बीच कार्यक्रम किए होंगे, क्योंकि यदि अगर आप एक महीने में मेरे 10 कार्यक्रम भी लगाते हो तो 12 महीने के 120 कार्यक्रम, और उसे गुणा यदि हम 5 साल से करते हैं, उसके अतिरिक्त भी मैंने बहुत कार्यक्रम किए। जब मैं किशन महिपाल जी के साथ था तो 2012 से 2015 के बीच किशन महिपाल जी के कार्यक्रम अभी चमोली में है, शाम को घाट में है और रात को आपका नंद प्रयाग है। इस प्रकार के कार्यक्रम होते थे। एक दिन में 3-3 कार्यक्रम, 4-4, मतलब फ़ोन खोलने की भी समय नहीं मिलता था, दिन भर दौड़ते रहते थे। अभी तक के मेरे गीत, मैंने कुछ लोकगीत गाए हैं, कुछ गीत गाए हैं, तो ये सब मिला के अभी तक के मैंने जो ऑफिशियल गाए होंगे और यूट्यूब के माध्यम से आपको सुनने को मिलेंगे, वो 25 से 30 गीत होंगे। और सबसे पहला गीत की भी एक हिस्ट्री है। मैं कार्यक्रम तो बहुत करता था, पर मुझे ये पता नहीं था कि गीत कैसे निकलते हैं या क्या निकलते हैं। मुझे लगता था कि गीत अगर निकालने हैं तो 8 गीत रिकॉर्ड कराने पड़ेंगे साथ में। फिर हमारे एक विनोद चौहान जी हैं, जिन्होंने मेरे गीतों में संगीत दिया है, अधिकतर गीतों में। यदि आप तू रहंदी माँ तू रहंदी भजन देखें या बहुत सुरेला लोकगीत देखें, ऐसे अन्य गीतों में उन्होंने म्यूज़िक दिया है। उन्होंने मुझे सबसे पहले वो एक बार मिले देहरादून में मीनाक्षी होटल में, तो उन्होंने कहा बेटा आप बहुत अच्छा गाते हो। एक मैं कंपोजिशन बना ही रहा था उस टाइम कि आप, उस टाइम देहरादून में भी बहुत कम स्टूडियो थे। उन्होंने कहा आप हरिद्वार चलो मेरे साथ और वहाँ एक आपके गाना रिकॉर्ड करते हैं। उस टाइम वो मुझे हरिद्वार ले गए, बहुत प्रोत्साहन उन्होंने मुझे किया और हरिद्वार में मैंने सबसे पहले एक गीत रिकॉर्ड किया था। उसी गीत से मुझे बहुत लोगों ने एक नई आवाज़ सुनने को मिली और उसी गीत से मुझे लोगों ने बहुत प्रोत्साहित किया। उसी गीत को आपको थोड़ा सुनाता हूँ। झवरी बजनी हाथियों माँ पोछिया, खुटियों माँ झवरी बजनी हाथियों माँ पोछिया, माथा माँ बिंदुली सजनी बांग मेरी विजाजा, ओ माथा माँ बिंदुली सजनी बांग मेरी विजाजा, आज गल बैठ जा बांध हो, मन का भेद तुम्हें मैं खोल दो, आज गला बैठ जा बांध हो, मन का भेद तुम्हें मैं खोल दो। मेरे जीवन का संगीत में एक जो आपको रिमेम्बरिंग पल बताऊं, वो है 2016 का, जब मैंने एक बार परफॉर्मेंस दी और बहुत बड़ा कार्यक्रम था, लोक पर्व के नाम से वो था। और तो उस टाइम मेरे पे 18,000 रुपये इनाम दिया था लोगों ने भी, और जो मेला समिति के लोग थे, जो मंत्री लोग आ रखे थे, विधायक लोग आ रखे थे, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। और मतलब दूसरे दिन अखबार में भी सबसे पहले पेज पे मेरी फ़ोटो थी और इतना प्रोत्साहन मुझे उसे दिया कि उस दिन मैंने कहा कि संगीत क्षेत्र में इतना अच्छा कार्य करते रहूं कि एक अपनी पहचान बना पाऊँ। स्टार मैं आज भी अपने आप को नहीं समझता हूँ और नहीं किसी को समझना चाहिए।
निरंतर एक सीखने की ललक होनी चाहिए। मैं आज भी सीखता हूँ और आजीवन सीखता रहूँगा। रियाज को महत्व देना चाहिए और थोड़ा बहुत देता भी हूँ, बहुत ज़्यादा रियाज नहीं करता हूँ। पर मेरे गुरुजी कहते हैं और किताब में भी लिखा हुआ है कि जो रियाज करेगा वो राज करेगा, रियाज ही राज की कुंजी है। फिर भी यह है कि जब बच्चों को सिखाता हूँ तो मेरा खुद का रियाज भी होता है और दिन में मतलब 45 मिनट से लेके 1 घंटा मैं अपने रियाज के लिए निकालता हूँ। भविष्य में मैं इस प्रकार कार्य करता रहूँ कि एक भी अंश जो युवा हैं उनका प्रेरणा बनूं और जो संस्कृति के कार्य में कर रहा हूं, अपनी संस्कृति को विश्व पटल पर और पूरे भारत वर्ष में एक ऐसा लक्ष्य लेके चल रहा हूं कि लोग पहचाने हमारी संस्कृति से, हमारे उत्तराखंड के लोक गीतों से हमें थोड़ा सा परिचय मिले। जो भविष्य में युवा और जो भी संगीत क्षेत्र में आना चाहता है या आता है, उसके लिए मेरा एक छोटी मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ, पर एक मेरा उनके लिए राय रहेगी कि आप जब संगीत क्षेत्र में आए या कला क्षेत्र में आए, ललित कला में गायन, वादन, नृत्य और एक्टिंग ये सब चीज़ आता है। आप किसी भी कला में जब आ रहे हैं तो आप पूरा प्रिपेयर होके अगर आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लोग प्रोत्साहित भी करेंगे और आप पूरा रियाज करके, यदि गायन की बात करूं मैं तो अगर आप रियाज करके आएंगे, सीख के आएंगे तो आपको बहुत अच्छा आगे लोग प्रोत्साहित करेंगे। तो मेरा सभी नव युवक गायकों से और गायिकाओं से ये अनुरोध रहेगा कि जो भी संगीत क्षेत्र में आना चाहते हैं वो पूरी मेहनत के साथ और पूरी लगन के साथ प्रैक्टिस करके आएँ और तब अपने गीतों को या अपने कार्यक्रमों पर ध्यान दें। देखिए, मेरी सफलता के पीछे मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन और सम्मानित सभी जितने भी दर्शक मुझे प्यार करते हैं, जितने भी लोग मुझे सुनते हैं, मुझे प्यार देते हैं, उन सभी का मेरे सफलता के पीछे हाथ है। पर उस सफलता के लायक जिन्होंने मुझे बनाया है वो मैं अपने गुरुजनों को मानता हूँ। संगीत के क्षेत्र में सबसे पहले मैंने जो शिक्षा ली भातखंडे में, जब मैंने एडमिशन लिया तो मैंने आदरणीय मुरलीधर जगुड़ी जी हैं हमारे गुरुजी, आप उन सभी पूरा उत्तराखंड उन्हें जानता है और बहुत लोगों को, बहुत स्टूडेंट को आज इतने अच्छे बड़े मुकाम पर उनके स्टूडेंट हैं। तो मैंने सबसे पहले आदरणीय मुरलीधर जगुड़ी जी से संगीत की शिक्षा ली। फिर मैंने हमारी वाहिनी मैम हैं भातखंडे में, उनसे भी संगीत की शिक्षा ली। हमारे अजय रावत जी हैं आदरणीय, उनसे संगीत की शिक्षा ली। अभी मैं वर्तमान में दिनेश कृष्ण बेलवाल जी हैं जो हमारे गुरुजी, आशा पांडे जी हमारी एचओडी मैम श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय में, उनसे संगीत की शिक्षा लेता हूं और वही मैं अपने सफलता के पीछे उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद मानता हूं और हमेशा अपने गुरुजनों का सम्मान करूँगा। धन्यवाद।